चले जी, चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन सेशन, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हो जाते हैं। जैसे हमें किसी से जो है वो अटैचमेंट जो है ना, वो जान के हम करते नहीं कि हम इससे अटैचमेंट करने जा रहे हैं, वो अटैचमेंट हो जाती है वक्त से ज़्यादा रहते रहते, बातचीत करते करते, उठते बैठते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि मोहब्बत नहीं की जाती, मोहब्बत हो जाती है, वैसे ही कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट ना कॉन्ट्रैक्ट किए नहीं जाते, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें ना ऑफ़र होती है, ना एक्सेप्टेंस होती है, ना कम्युनिकेशन होती है, ना कम्युनिकेशन पोस्ट होती है, ना रिवोकेशन होती है, कुछ भी नहीं होती। इन सब मरहलों से वो नहीं गुजरती, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे? इसी का नाम तो कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, दिस इज अ लीगल सब्सटीट्यूट फॉर्म टू इम्पोज इक्विटी बिटवीन टू पार्टीज। इक्विटी का मतलब क्या होता है? ये अकाउंटिंग वाली इक्विटी नहीं है। इक्विटी का मतलब है जस्टिस, अदल व इंसाफ, ठीक है। कहता है कि ये एक लीगल सब्सटीट्यूट है जो कि बनाया गया है ताकि दोनों पार्टीज़ के दरमियान इक्विटी बन सके, इक्विटेबल ट्रांजैक्शन हो सके, फॉर्म टू इम्पोज इक्विटी बिटवीन टू पार्टीज़। अच्छा, ये एक प्रिंसिपल पे बेस करता है। वो प्रिंसिपल पता है क्या है? वो प्रिंसिपल ये है कि नो वन इज अलाउड टू इनरिच देमसेल्व्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। किसी को ये इख्तियार नहीं है कि कोई फ़ायदा उठा ले, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो फ़ायदा उठा ले किसी और के खर्चे पे, ठीक है। यानी करे कोई भरे कोई, ऐसा वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट वो कह रहा है कि कुछ सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में ऐसी आ सकती हैं जिसमें क्या होगा, कह रहा है जिसमें द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो बीच में आ जाएगा और वो लगा देगा ऑब्लिगेशन। वो क्या करेगा? ऑब्लिगेशन इम्पोज कर देगा ऑन अ पर्सन इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। कहता है कि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट भी नहीं होगा, लेकिन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देगा? आप लोगों पे ऑब्लिगेशन इम्पोज कर देगा। दीज ऑब्लिगेशन रिसेंबल करती हैं दोज एज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ओहो, ये ऑब्लिगेशन तो ऐसे ही है जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, लेकिन दर हकीकत इसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा लॉ की नज़र में। दीज आर कॉल्ड क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, कसाई कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। The concept of quasi contract is that a contract should that have been formed even though it is actually what's not। ठीक है, इंग्लिश आगे पीछे हो गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, था नहीं, बल्कि बन गया है। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट को एक और कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। एक बार उसने पूछ लिया एसेंशियल ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसा कुछ मिसाल दे दो, कितने तरह के जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चे परेशान हो गए, ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं, कहाँ सवाल आ गया? किताब में लिखा हुआ है कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट में बस ये 5 चीज़ें, चैप्टर खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है इंशाल्लाह। पहली चीज़ आ रही है सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़, फिर आता है रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। मैंने रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन नहीं कहा, मैंने कहा रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पे ना मैं देखो मद्दा लगा के बात की, इतना जोर दे के बात की है, क्योंकि इसी इंटरेस्टेड के ऊपर ना पूरा कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटुइटियस एक्ट, ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एंड पेमेंट और डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। एक एक करके पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़, तीसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़। पहली बार पढ़ी माइनर को सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़, दूसरी मरतबा पढ़ी किसको? अनसाउंड माइंड को सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़। तीसरी दफ़ा पढ़ रहा हूँ मैं, अब क्या कह रहे हैं? पर्सन सप्लाई करें नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल पेइंग एक्सपेंस फॉर लिविंग, मेडिसिन, स्टडीज़। सप्लाई टू माइनर लूनेटिक और देयर डिपेंडेंट्स, रिकवरी, रीजनेबल प्राइस रिकवर की जाती है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कहते हैं कि वो तुम्हें मैंने बताया था ना कि अगर तुम किसी माइनर पे एहसान करो, किसी अनसाउंड माइंड पे एहसान करो, बताया था ना, ठीक है। तो अगर मैं किसी पे ऐसा एहसान वाला मामला करता हूँ तो मैं उसकी प्रॉपर्टी से पैसे रिकवर करवा सकता हूँ। हाशिद भाई आप इधर आ जाएँ, आ जाएँ, मोबाइल लेके आ जाएँ, हाँ लेके आ जाएँ, शाबाश। ये साहिल के तुम्हारे जेब में, जेब से निकालो, होशियारी नहीं करो, जाओ। अच्छा, तो हमने कहा था ना कि अगर आपने किसी के साथ एहसान वाला मामला किया है, किसी माइनर के साथ, किसी अनसाउंड माइंड वाले बंदे के साथ, तो आप रीजनेबल कॉस्ट उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। अच्छा, क्या कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हुई थी वहाँ पे माइनर से, अनसाउंड माइंड से? नहीं, बस आपने एहसान कर दिया और लॉ ने कह दिया कि यार आप रिकवर कर लो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह से पैसे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी वो यही कह रहा है कि वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, वो कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है बल्कि बन गया। बोलो मुँह से बन गया, तो बाकी लोगों के मुँह में ज़बान नहीं है। बोलो कॉन्ट्रैक्ट था नहीं बल्कि बन गया, शाबाश।
नेसेसिटीज़ डज नॉट इंक्लूड लग्जरीज, बता चुका हूँ। एग्जाम्पल पढ़ लो। डन। अगर उस बंदे की मतलब कोई प्रॉपर्टी ना हो और उसकी किडनी से वो बेच के उसको रिकवर कर दो। सर समझ नहीं आया, अरीब आईफोन क्या समझ नहीं आया? अरीब माइक खोल के सवाल पूछो। चुप हो जाओ, प्रॉपर्टी किडनी। अरीब सवाल पूछो, मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ तुम्हारा। एग्जैक्टली क्या मसला है पूछो, माइक खोल है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बेटा, मैंने कहा कि हसन फुरकान उठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ के आ जाओ, उठ के आ जाओ, उठ के आ जाओ। बहुत बोल रहे हो, कब से बोल रहे हो, बर्दाश्त करके थक गया हूँ। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, आ गया। हाँ, यहाँ खड़े हो जाओ बस। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझ नहीं आई। मैंने ये कहा था कि कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करो, लेकिन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा देता है। जैसे पहली मिसाल हमने पढ़ी है, पर्सन सप्लाइज नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो किसी को, अगर किसी को नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, तो वो बंदा उसकी प्रॉपर्टी में से पैसे रिकवर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो अनसाउंड माइंड है या माइनर है जिसके साथ एहसान वाला मामला किया जा रहा है, उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, कुछ भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन फिर भी लॉ ने इसको कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दे दिया है। अच्छा, सवाल आया है, अगर माइनर को नेसेसिटीज़ और एट द एज 15 तक प्रोवाइड करें तो अकॉर्डिंगली कंपनसेट होगी माइनर की प्रॉपर्टी से। हाँ, जितना खर्चा करवा लिया। सर ने क्लास में सिर्फ एक बच्चे की आवाज़ आ रही है, बाकी सब शायद बोल नहीं सकते। बाजी मेरे बोलने से प्रॉब्लम हो रही है तो मैसेज ना देखें। सर अभी क्लास के बाद हम कौन से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस में करें? बता देता हूँ यार, आज घर जाके क्या करना है, वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स याद दिलाना। ठीक है, चलो। रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन पे देखो मैंने मध्य लगाए 3-4 दफ़ा ना, इसको गौर कर लो। मैंने क्या बोला है? रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय, जोर से बोलो, इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, यानी कि पर्सन का ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने अपने दोस्त से गाड़ी ली किराए पे। ठीक है, मैंने कहा यार ज़रा मुझे गाड़ी दे दे, या किराए पे नहीं ली, ऐसी ली, अपने दोस्त की गाड़ी चला रहा था। मैं रास्ते में पहुंचा तो मुझे सिविल ड्रेस में एक्साइज पुलिस ने रोक लिया, और एक्साइज पुलिस ने रोक के मुझे कहा कि भाईजान आपकी गाड़ी का टैक्स पेड है या नहीं। मैंने कहा मेरी तो नहीं है, दोस्त की है। उसने बोला बेटा गाड़ी पकड़ी जाएगी। मैंने लाइसेंस भी है, कागजात भी है, सब कुछ है। कह रहा नहीं, एक्साइज पुलिस देखेगी टैक्स पेड है या नहीं पेड है। उन्होंने नंबर प्लेट डाली और देखा टैक्स पेड नहीं था। उन्होंने कहा रियल टाइम हाथ के हाथ पे कर दो। अब तो एक्साइज का टैक्स मोबाइल से भी पे हो जाता है, वेबसाइट से जाओ, कार्ड लिंक करो या बैंक ट्रांसफ़र वगैरह कर दो, तो हाथ के हाथ आप पे कर दो, वरना गाड़ी जब्त हो जाएगी। अब मैंने अपनी दोस्त की गाड़ी का टैक्स पे कर दिया। 6-8 साल से पे नहीं किया होता, लेट से 6-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये बनता था गाड़ी का टैक्स। मैंने अपनी गाड़ी, उसकी गाड़ी का टैक्स पे कर दिया। क्यों पे किया मैंने? क्योंकि मैं गाड़ी लेके जा रहा था, मुझे कुछ काम शाम थे। अगर एक्साइज पुलिस रोकती, लंबी करती, गाड़ी बंद करती, नुकसान किसका होता? मेरा भी होता, दोस्त का भी होता। दोस्त की तो लंबी हो जाती, गाड़ी बंद हो जाती, और नुकसान किसका होता? मेरा भी होता ना, क्योंकि मैं गाड़ी लेके जा रहा था। तो इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड पर्सन कौन है? मैं। ठीक है, तो अगर मैंने पेमेंट कर दी बीइंग एन इंटरेस्टेड पर्सन अपनी दोस्त की गाड़ी के टैक्स की, तो क्या मैं वो रिकवर कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड पर्सन हूँ। बात समझ आ रही है? अच्छा, कह रहे हैं रिकवरी की कंडीशंस क्या होंगी? नंबर 1, पेमेंट मस्ट बी बाउंडेड बाय लॉ, लॉफुल पेमेंट हो, इलीगल पेमेंट नहीं हो। ये नहीं कि मैं मेरे दोस्त ने जो है ना वो रात को जुआ लगाया, और जुआ लगाने के बाद उसको बयान सुन लिया मुफ्ती साहब का कि तालिब मुफ्ती साहब ने कहा ना कि अगर जुआ हार जाओ तो भाग जाओ। ठीक है, तो भाग भी सकते हो आप, तो मतलब गुनाह नहीं है भागने का। जुआ लगाना वैसे ही हराम है, अब पैसे दे दो तो और गलत कर रहे हो, भाग जाओ तो मसला नहीं है। तो कह रहे हैं मेरा दोस्त ने जुआ लगा के भाग गया। ठीक है,
अब जिसके साथ जिस जुआरी के साथ उसने जुआ लगाया था ना, वो मेरी उसकी गाड़ी को चेस करते करते आ गया, गाड़ी में बैठा हुआ था मैं। उसने बोला भाई तेरा दोस्त कल जुआ लगा के भागा था, उसके पैसे ज़रा मुझे दे दो, 15,000 रुपये। मैंने 15,000 रुपये निकाल के उसको दे दिए। तो क्या मैं इंटरेस्टेड पर्सन हुआ? हाँ, इंटरेस्टेड पर्सन तो हुआ। क्या मैं रिकवर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। चाय पियोगे? अच्छा, किसी ने पीनी है तुम्हारे अलावा? अच्छा, पेमेंट मस्ट बी बाउंडेड बाय लॉ एंड पेमेंट प्रोटेक्ट करती हो पेयर का इंटरेस्ट, पे करने वाले का इंटरेस्ट। अब इसमें वाई वर यू इंटरेस्टेड? भाई मैं इंटरेस्टेड पर्सन हूँ ना, सब तो बता दिया, सब कुछ बता दिया। फिर पूछ रहे हो कि रईस में शाहरुख खान का नाम क्या था? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में मेरा क्या इंटरेस्ट होगा? चलो बता देता हूँ भाई। लेट से मिसाल के तौर पे यूँ समझो, कौन सी मिसाल दूँ यार इसको? सर उसने तो धमकी नहीं दी आपको। क्यों नहीं दी धमकी? उसने बोला भाई आप पैसे दे दो वरना मैं इसी गाड़ी को तोड़ फोड़ दूंगा। तो मैंने पैसे दे दिए। गैम्बलर ओनली रिक्वेस्टेड मनी फ्रॉम यू। हाँ, तो जो भी धमकी दे ना दे, लेकिन मैं तो पैसे नहीं दूंगा ना, मैं तो इंटरेस्टेड पर्सन हूँ भी ट्रांजेक्शन में, लेकिन नहीं दूंगा। कोवर्जन कहाँ से आ गया? बात समझ आ गई कि सबको? सीधी बात है ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तुम बताओ भाई, क्या कह रहा, क्या नाम था? मंजू सर जैसे 2 रूममेट्स हैं, उसमें अगर एक रेंट ना दे सके, तुम साहिल और समीउल्लाह की बात क्यों कर रहे हो? कमरे में एक साथ नहीं रहते? एक साथ रहते हो? अच्छा। भाई पेमेंट वो भी करता है, वो मॉडर्न किसी वजह इधर आओ तुम, आओ काम है, आओ। अरे काम है, बाकी कुछ नहीं कर रहा, डांट नहीं रहा। नहीं, इसे जले हुए दूध की चाय दिए, इसको ज़रा बोल किया कि जला हुआ दूध है। जाओ, तुम्हें सब आता है ना, वैसे ही जल्दी हो गया, मैं इनको आगे पढ़ा। कस्टमाइज बैच में वाटर पाइपलाइन लीक होने की दी थी। हाँ, कुछ भी होता है। यूँ समझो कि घर के बाहर जो है ना, वो लगा हुआ था पानी का पाइप, पानी की लाइन जा रही थी। अब वो पानी की लाइन फट गई, और उस पानी की लाइन फटने की वजह से मेरे पड़ोसी के घर के आगे पूरा पानी जमा हो गया। अब पड़ोसी को तकलीफ हो रही थी, पड़ोसी ने वो लाइन रिपेयर करवा ली, मैं घर पे नहीं था। तो पड़ोसी पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन हुआ या नहीं हुआ? लॉफुल पेमेंट थी और इंटरेस्टेड था उस ट्रांजैक्शन में। क्यों? क्योंकि उसके घर के आगे पानी जमा हो रहा था। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो कुछ भी होती है ना। चलो, पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटुटियस एक्ट। ग्रेटुटियस मतलब क्या होता है? अच्छाई, नेकी, रहमदिली, फेवर। नॉन ग्रेटुटियस मतलब जो अच्छाई की नीयत से ना किया हो, सवाब की नीयत से ना किया हो, रहमदिली की नीयत से नहीं किया हो, बल्कि इस नीयत से किया हो कि मैं इसका काम कर रहा हूँ और मैं इससे पैसे लूँगा। बात समझ आ रही है? कह रहे हैं कैन रिकवर द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कंडीशंस क्या है? एक्ट इज डन लॉफुली, एक्ट इज नॉन ग्रेटुटियस, अदर पर्सन हैज़ एंजॉयड द बेनिफिट। वही वाली बात कि पानी की लाइन लीक हो रही थी, इसने पानी देखा भाई लाइन लीक हो रही है, इसने रिपेयर कर दी। ठीक है, जब इसने लाइन रिपेयर कर दी तो ये एक्ट लॉफुली था, नॉन ग्रेटुटियस था, और अदर बंदे को इसका बेनिफिट भी मिला। सर कस्टमाइज बैच की प्रैक्टिस कहाँ से लें? ऑनलाइन लें? सब बता रहा हूँ यार, इंशाल्लाह लेक्चर एंड करूँ सब बताऊँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, बड़े मज़े का टॉपिक है। वो कह रहा है कि एक ऐसा बंदा जिसको गुमशुदा चीज़ मिल जाए तो उसकी क्या जिम्मेदारी है। वो कह रहा है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मे डिसाइड नॉट टू रिटर्न इफ़ द रीजनेबल कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग इज़ मोर देन 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। कह रहा है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मे डिसाइड नॉट टू रिटर्न इफ़ द रीजनेबल कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग इज़ मोर देन 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और व्हेन गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। ठीक है, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हों, जैसे आम की पेटी मिली है, अब आम की पेटी सड़ सकती है, कितने ही रख लेगा, ठीक है, ख़राब हो जाएंगे। या कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग क्या हो? 2/3 ऑफ द वैल्यू से ज़्यादा हो। अच्छा, हमें ये तो पता है ना कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की जिम्मेदारी क्या होती है। हमने पहले ये पढ़ लिया कि कब रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन ये तो पता है ना कि अगर आपको किसी की चीज़ मिल जाए तो वो आपके लिए क्या है? अमानत है, आप उसके अमानतदार बन जाते हो। आपने खयानत नहीं करनी, आपने हर रिजनेबल एफर्ट्स करनी है। अगर हम बिजनेस लॉ को साइड पे रखें तो अच्छी अच्छी बातें करें, तो यही करेंगे ना कि हम हद तक इम्कान कोशिश करेंगे कि उसके ट्रू ओनर को ढूंढें, उसके मालिक को सर्च करें, उसके मालिक को बुलाएं और उसके मालिक को क्या दें? उसके मालिक को उसका माल वापस कर दें। ठीक है, अच्छा, अगर उसने ऐसा सब कुछ नहीं किया, अच्छे अच्छे काम नहीं किए, तो फिर ही विल बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ द प्रॉपर्टी। किसको दी चाय? चाय किसको दी? नीचे जगह दिखाए हो?
वेरी क्विक। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने गुड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, उसके ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए आपने रीजनेबल स्टेप लेने हैं, और राइट क्या है आपके पास कि आप कुछ मखसूस सूरत हाल में उसकी गुड्स सेल कर सकते हो, ठीक है, और रिटेन कर सकते हो गुड्स अंटिल द ट्रू ओनर इज़ फाउंड। अच्छा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अच्छे से ख्याल रखना है, उसके ओनर को ढूंढना है, ये तो वही वाली चीज़ रिपीट हो गई है। अच्छा, अगली बात, एग्जाम्पल पढ़ लो, ये वाली एग्जाम्पल नंबर 1। डन। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। सर आप बहुत थक गए, शक्ल से पता चल रहा है आपकी। जाहिर सी बात थकूंगा नहीं, 11 बजे से बोले ही जा रहा हूँ। सर 2/3 क्या होता है बेटा? 2/3 का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अगर 2/3 से ज़्यादा है। ये बता दूँ, देखो 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग 2/3 से ज़्यादा है, 100 × 2/3 कितना होता है? 66.67, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग, कॉस्ट टू सेल, CTS 66.67 से ज़्यादा है तो आप रिटर्न नहीं करो। सर एक डेट वाली एग्जांपल भी थी, रिकवर नहीं करता नेबर की, वो बताएं, समझ नहीं आई। कौन सी एग्जांपल पूछो? लेक्चर में दी थी क्या मैंने? हाँ मैंने शायद ये दी होगी कि यूँ समझो आपका एक घर है, ठीक है, उसके बराबर में एक और घर है, वो जो आपके पड़ोसी हैं वो किसी के किराएदार हैं, ठीक है। उस किराएदार ने 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया। किराएदार रोज़ आ रहा है और उसको धमकी लगा रहा है, घर खाली कर दो निकाल दूंगा, घर खाली कर दो निकाल दूंगा, घर खाली कर दो निकाल दूंगा। आप रोज़ ये चीज़ें देख रहे हो और आपको बड़ा दुख हो रहा है, ठीक है, आपको ये देख के बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे हमसाए को, मेरे पड़ोसी को, उसका मालिक मकान बहुत तंग कर रहा है। आपने कहा फड्डा छुड़वाने के लिए कि यार मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, ये लो 3 महीने का किराया कितना? 90,000 रुपये, ये लो 90,000 रुपये, जाओ भाग जाओ। तो उसने जो मालिक मकान को अपनी जेब से मैंने अगर पैसे दे दिए किसी के बिहाफ पे किराए के, तो क्या ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड पर्सन नहीं हूँ। यही वाली मिसाल थी निदा। अंडरस्टूड, गुड। पता नहीं कौन से बैच की मिसाल याद दिलाई इसने, वो भी याद आ गई। चलो बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं इसकी। मेरा कंटेंट ना हर बैच में अलग होता है, कभी कोई मिसाल कभी कोई मिसाल, क्योंकि बिजनेस लॉ है ना, वो बड़ा खुला सब्जेक्ट है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। अगर मैंने कंपनी लॉ की वर्कशॉप रखनी होती ना, मैं इंतकाल कर चुका तब तक, क्योंकि वो थोड़ा सा लीगल है, लॉज हैं, थोड़ा सा बोर भी हो जाता है। तो उसको हमने एक लिमिटेड टाइम तक पढ़ते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम। उसके बाद ना फिर लोगों को समझ नहीं आता। यहाँ क्या हंसी मजाक करते करते इधर उधर। तुम क्या कर रहे हो बोतल के साथ? सर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो अच्छी बात है, पूरा आ जाएगा। पेमेंट और डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन, कह रहा है या तो कोवर्जन के तहत आपने किसी को गलती से पेमेंट कर दी, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती के अंदर पेमेंट कर दी, या बाय मिस्टेक कर दी, तो जिसके पास आपने गलती से पेमेंट चला दी है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वापसी कर दे, ख़त्म बात। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मीज़ान बैंक में बेनिफिशियरी ऐड होता है ना हमारे पास, तो करनी किसी को होती है, गलती से कर किसी को देते हैं, कभी ऐसा भी होता है। या कभी कोई ज़ीरो एक्स्ट्रा दब जाता है, ज़्यादा पेमेंट चली जाती है, तो जिसको ज़्यादा पेमेंट चली जाती है तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? वापसी। एक दफ़ा वो किसको पेमेंट कर रहा था, मालिश वाले को गलती से कर दी, 500 देने थे, 5,000 चले गए, ठीक है। उसका इजी पैसा नंबर है ना, बेनिफिशियरी पैड है। तो अब मुझे रियलाइज़ वो 1.5 से 11 मैंने था ना, ज़्यादा पैसे भेज दिए उसको। तो उसको मैंने कॉल की, मैंने बोला यार वापस भेज दे। कह रहा अभी मुझे चलाना आता मोबाइल, तो मैं मालिश वाला होता, खुद आके कर। तो उसका मैंने इजी पैसा अकाउंट खोला अपने पास, उसके मोबाइल पे वापस कर दिया। तो बहरहाल, तो जिसके पास भी पेमेंट गलती से चली गई है किसी की, तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? मस्ट रीपे और रिटर्न इट। एक इंकशाफ बताऊँ, तुम लोग क्या लगता है जो मालिश उन्होंने रोड पे जो चिन चिन लेके, वो कितना कमाते हो महीने के? 60-70 हज़ार, 5,000। तुम बताओ, अंदाज़ा 80-90 हज़ार। कोई आइडिया नहीं है? हाँ कोई आइडिया नहीं है? 1,60,000। मेरा जो मालिशी है ना, जिससे मैं कराता हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट की बात नहीं कर रहा, मालिशी की बात कर रहा हूँ।
वो प्रोफेशनल मलेशिया होता है। वो कहता है कि मैं महीने के 3-3.5 लाख रुपए कमाता हूँ, और जब मेरा काम ठंडा हो तो मैं 2 लाख तो मेरे से मेरा कमाता हूँ। अच्छा, वो इतना ना वो हो गया है, वो तेल रख के भी नहीं घूमता। बोलता है भाई मैं वो वाला मालिश दूँ, तेल वाला, तेल लोग अपने घर में रखते हैं। तो कहता है मैं हैदराबाद से होकर आया हूँ, 1 हफ्ते एक बंदे की मालिश करनी थी सुबह और शाम, 2 टाइम दिन में, खाना पीना 3 टाइम का आराम से, एसी वाला रूम मिला हुआ था, 70,000 रुपये हफ्ते के। कह रहा हूँ मुझे एक बंदा इस्लामाबाद बुला रहा है अभी कि आ जाओ, मतलब 15 दिन के 2 लाख रुपये लूँगा, क्योंकि काम उसका आता है। तो कभी कभार ना हम किसी प्रोफेशन को, किसी ट्रेड को बड़ा हकीर समझ रहे होते हैं। एक फ्राइस वाले का किसी पीपी के बच्चे ने इंटरव्यू लिया, वो बोलता है भाई महीने के 3 लाख रुपए कमाता हूँ। तो कभी कभार हम किसी इंसान को, किसी प्रोफेशन को बहुत हकीर समझ रहे होते हैं, लेकिन जबकि वो हमसे बड़ा अच्छा ज़्यादा ही कमा रहा होता है। चलो डन है। चैप्टर नंबर 8 का इख्तिताम यही होता है।